तो चैप्टर नंबर 1 में किसके बारे में पढ़ेंगे अपन? केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन। ठीक है, दो पार्ट में चैप्टर डिवाइड है। पहले आप किसके बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे? इक्वेशंस के बारे में। फिर आप देखते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। केमिकल रिएक्शन हमको हमारी डेली लाइफ में देखने को मिलती है। देखो होता क्या है, इसको चैप्टर जब भी पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि जो चेंज होते हैं किसी भी चीज, जो भी चीजें होती हैं उनमें चेंज आते हैं, वो कितने तरह के हो सकते हैं? दो तरह के, एक तो हो सकता है फिजिकल और एक हो सकता है वो। अब जो फिजिकल चेंज होता है उसमें और केमिकल में डिफरेंस क्या होता है कि फिजिकल चेंज जब होता है तो नो न्यू सब्सटेंस, कोई नई चीज बनकर नहीं आती। लेकिन जब केमिकल चेंज होता है तो हमें क्या देखने को मिलता है वहां पे? तो बस ये बेसिक बात है। ठीक है, तो जब भी अपन कोई केमिकल रिएक्शंस देखते हैं तो केमिकल रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है कि कोई दो चीजें मिलती है या एक चीज होती है या तीन चार चीजें होती है, ये सब क्या करती है, कुछ ना कुछ इस तरह से एक्ट करती है कि हमें क्या देखने को मिलता है वहां पे? एक नया सब्सटेंस। और उससे हम कहते हैं कि वहां पे हम कौन सा चेंज देखने को मिला हमें? केमिकल चेंज। और जब केमिकल चेंज देखने को मिलता है तो उस चेंज को हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं? जैसे कि कह रहा है डेली लाइफ के अंदर अगर मिल्क जो होता है टर्निंग सोर, वो खट्टा हो जाता है। या फिर जैसे जो दूध होता है उससे दही जमाते हैं, हाँ बाहर रखा रखा खट्टा हो जाता है, खराब हो जाता है, उसमें खट्टी खट्टी स्मेल आने लग जाती है, दूध बाहर रखा रहता है तो। क्योंकि उसके अंदर क्या आने आ जाता है? चेंज आ जाता है। और वो जो चेंज होता है वो कौन सा चेंज होता है वहां पे? केमिकल चेंज। या दूध से दही बनना, कौन सा चेंज हो गया? आयरन के ऊपर जंग लगना। क्योंकि आयरन जो होता है, जंग लगने का मतलब होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है और वो रिएक्ट कर जाता है वाटर की वेपर से, इन दो चीजों से रिएक्ट कर जाता है। इसके अलावा कुकिंग फूड, जब आप खाना तैयार करते हैं तो खाने के अंदर तेल डालते हैं, उसको गर्म करते हैं, फिर बहुत सारी चीजें डालते हैं उसमें, तो वहां पे बहुत सारी रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा बर्निंग ऑफ फ्यूल, जब भी आप किसी चीज को जलाते हो, जब भी हम किसी चीज को जलाते हैं तो जलाते तो हम उसको एक गैस से रिएक्ट कराते हैं, वो कौन सी गैस होती है आपकी? O2। तो अगर आप किसी भी चीज को जलाओ, जैसे मान लो आपने कोयले को जलाया, कोयला होता है कार्बन का, तो आपने कार्बन को जलाया और जलाने के बाद वहां पे क्या बन गया? CO2। तो जो CO2 बनी है, ये देखो एक नई चीज बन गई यहाँ पे बिल्कुल। आपने तो कोयला लिया था, ऑक्सीजन गैस दी थी, पर बन क्या गया वहां पे? कार्बन डाइऑक्साइड। जो CO2 बनी है वो कैसा सब्सटेंस है आपका? न्यू सब्सटेंस। और न्यू सब्सटेंस है तो कौन सी रिएक्शन हो गई वो? तो इस तरह की डेली लाइफ में हमको केमिकल रिएक्शंस देखने को मिलती है। आगे कह रहा है दीज आर केमिकल चेंजेस व्हेन, केमिकल चेंज अब कब कहते हैं? जब क्या बनता है? न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। और सेकंड चीज क्या होती है? केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस चेंज। ओरिजिनल जो चीज थी उसके अंदर के केमिकल्स में क्या आ चुका होता है? चेंज आ जाता है। जैसे मान लो मुझे पहले दिख रहा था सी, जैसे CH4 था, याद हो तो आपको, उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया था, क्या बना था वहां पे? CO2 प्लस H2O बना था। ठीक है, ये उस कौन से वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था अपन ने? फोर्थ चैप्टर में रिएक्शन देखी थी। चलो फोर्थ चैप्टर आपको नहीं भी पता तो ऐसी रिएक्शन मान लो हुई, अगर ये आपने क्या करा, CH4 को जला दिया। CH4 होता है मिथेन, मिथेन को आपने जलाया तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और क्या निकल गया? वाटर। तो आप क्या देख रहे हो कि सर जो ओरिजिनल CH4 था उसमें देखो क्या आ चुका है? चेंज आ चुका है। मुझे इधर की तरफ कहीं पे भी CH4 दिखाई? इधर सारी चीजें जो भी बन रही हो दोनों नई चीजें हैं, इसलिए मैं इसको रिएक्शन कौन सी रिएक्शन कहूंगा? तो ये यही कह रहा है केमिकल कंपोजिशन जो होती है ओरिजिनल चीज की, वो क्या हो चुकी होती है? चेंज हो जाती है, उसी को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। डेफिनेशन दे रखी केमिकल रिएक्शन की, ए प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेज, एक से ज्यादा सब्सटेंसेज जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं नए सब्सटेंसेज के अंदर, तो उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझते हैं इसको, एक्टिविटी आपकी 1.1 दे रखी है इस चैप्टर में। इस चैप्टर की या केमिस्ट्री की जितने भी चैप्टर्स हैं चारों, उनमें सब में आपको एक्टिविटी आनी चाहिए, क्योंकि एक्टिविटी से क्वेश्चन करे जाते हैं स्पेशली CBSE के लिए, है ना। लेकिन RBSE में भी एक क्वेश्चन तो आपको कंफर्म मिलेगा। तो जो बच्चा हाँ बिल्कुल ज्यादा मार्क्स लाने की सोच रखा है वो तो एक्टिविटी को तैयार करे। अब देखो एक्टिविटी 1.1 क्या कह रहा है? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम का जो रिबन होता है, हम क्या करते हैं, ये रिबन जैसे मान लीजिए ये क्या होता है, एकदम प्योर मैग्नीशियम होता है, क्या होता है बिल्कुल। अब अगर एकदम ये प्योर है तो ये क्या है, प्योर चीज जो होती है वो किसी से भी जल्दी से क्या कर जाती है? रिएक्ट कर जाती है। आप क्या करते हो, मैग्नीशियम को मार्केट से लेने जाते हो, दुकान पे लेने गए, दुकान से आप उसको लेके आ रहे हो, तो लाते लाते क्या होगा, रास्ते में जो मैग्नीशियम की मान लो ये रिबन है, मैग्नीशियम का एक पीस है, ये पीस रास्ते में लाते लाते जो हमारी एयर के अंदर ऑक्सीजन होगी उससे क्या कर जाएगा? रिएक्ट कर जाएगा ये।
है ना। जैसे आयरन होता है, लोहा होता है, वो भी तो रिएक्ट कर जाता है आसपास के ऑक्सीजन से, उसके ऊपर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। आपका जो खाना होता है, सब्जी बनाते हो आप, रात को सब्जी बनाते हो, सुबह तक वो भी क्या कर जाती, सड़ जाती है, सुबह या शाम तक, उसके अगले दिन तक। क्यों सड़ जाती है? क्योंकि वो भी किससे रिएक्ट कर जाती है। तो चीजें जो होती है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करती रहती हैं, ज्यादातर चीजें। उनमें से एक चीज कौन है आपकी, और जब मैग्नीशियम के रिबन को घर तक लेकर आए तो हुआ क्या, मैग्नीशियम का जो प्योर ही मैग्नीशियम था उसके ऊपर ऑक्सीजन रिएक्ट करी, और उसने वहां पे क्या बना लिया, MgO। क्या बना लिया उसने, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कहाँ पे बना ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसके ऊपर की लेयर में, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन अंदर तक तो जा नहीं पाएगी। तो उसने क्या करा, चारों तरफ के लेयर पे क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम उसको घर पर लेकर आए, अब मुझे क्या करना था, रिएक्शन शो करनी थी कि सर मैग्नीशियम का रिबन जो है, जब भी आप इसको जलाओगे, जलाते हैं ऑक्सीजन में ही है, तो हमेशा क्या वहां पे क्या बनेगा, MgO। मुझे रिएक्शन करके दिखानी थी, पर मैं क्या करा, जब उसको मार्केट से घर तक लेकर आया तो मेरे पास क्या प्योर Mg बचा क्या, मेरे पास तो काई में कन्वर्ट हो चुका था, पहले ही कन्वर्ट हो गया वो MgO लाते लाते। तो मैं क्या करूंगा, उसको लेकर आऊंगा, और एक क्या लूंगा यहाँ पे, सैंड पेपर लूंगा घिसने के लिए, ताकि मैं क्या कर सकूं, इसके जो ऊपर का ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना हुआ है, इसको थोड़ा सा क्या कर सके, साफ कर देंगे। साफ करने के बाद में क्या रह जाएगी, एकदम प्योर वाली रह जाएगी। फिर प्योर वाली को मैं किससे रिएक्ट करा दूंगा, अब जो ये प्योर रह गई है, इसको किससे रिएक्ट करा देंगे अपन, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करते क्या बन जाएगा, आ गया समझ में। तो यहाँ पे ये रिएक्शन दे रखी है, देखो Mg+O2 क्या बना देता है, लेकिन है ना। तो मतलब मैग्नीशियम को जब भी सर आप जलाते हो, तो इसमें क्या चीजें ध्यान रखनी होती है, कि जब भी वो जलता है, एक तो कौन सी फ्लेम निकलती है उसमें, डेजलिंग व्हाइट लाइट। डेजलिंग व्हाइट लाइट कहाँ पे देखने को मिलती है, जहाँ पे वेल्डिंग हो रही होती है। देखिए वेल्डिंग, एल्यूमिनियम की वेल्डिंग या आयरन की वेल्डिंग, तो चश्मा लगा के कर रहे होते हैं वेल्डिंग, तो वो चिंगारियां निकलती हुई, वो चिंगारियों को अपन क्या कहते हैं, डेजलिंग व्हाइट लाइट। इस तरह की सर लाइट निकलेगी, और जो मैग्नीशियम जलकर नीचे गिर जाएगा, उसकी जो ऐश होगी, वो ऐश कौन सी वाली होगी, क्योंकि MgO निकला है वहां पे, है ना। तो ये एक एक्टिविटी है जो आपको दिखाती है कि किस तरह से कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है। लेकिन इसमें एक चीज जो हमको समझने वाली होती है वो क्या होती है, कि सर जो इधर वाली चीजें होती है, जो रिएक्ट करती है, इन्हें कहा जाता है रिएक्टेंट। क्या कहा जाता है इन्हें, लेकिन जो इधर हमें मिलता है उसे क्या कहा जाता है, बीच का जो एरो होता है वो दिखाता है कि रिएक्शन इधर से उधर की तरफ हो रही है, मतलब ये रिएक्टेंट है, वो सारे क्या है, प्रोडक्ट है। बीच का प्लस दिखाता है कि ये दोनों चीजें जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई, पर हम इन्हें क्या कर रहे हैं, जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए इधर भी कोई चीज निकल गई, MgO निकला, प्लस में क्या निकल गई, H2। अपन मानते हैं क्या निकल गया प्लस में, तो हमें क्या समझना चाहिए कि सर MgO यहाँ पे अलग निकला है, H2 अलग है, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है ना। और इसके अलावा इस रिएक्शन में हमको क्या देखने को मिल सकता है, मान लीजिए कभी कभार हमको रिएक्शन को कराने के लिए हीट देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है, अदरवाइज वो रिएक्शन नहीं हो सकती। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको हीट देनी पड़ेगी। जब हम खुद से हीट देते हैं तो हम उसको कहाँ पे लिखते हैं, या तो इस एरो के ऊपर लिख दो, हाँ जैसे Mg, इसको छोड़ो यहीं देख लेते हैं, ये जो एरो दिख रहा है यहाँ पे, इस एरो के ऊपर ही क्या लिख देते हैं अपन, ये इसके पास में कहीं का डायग्राम बना देते हैं, ट्रायंगल का। ये ट्रायंगल जो होता है किसका डायग्राम, किस हीट का सिंबल होता है ये, है ना। तो आपने हीट दी, या कभी कभार होता है कि आप रिएक्शन कराते हो, उसमें कोई हीट नहीं देते, लेकिन जब वो रिएक्शन होती है तो उसमें से हीट निकलती है, उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है। जब हीट प्रोड्यूस होती है तो आप इसको फिर यहाँ नहीं लिखते, आपको पता है कि सर हीट तो किधर की तरफ प्रोड्यूस हुई है, प्रोडक्ट में, तो आप इसको यहाँ पे प्लस करके क्या लिख देते हो, हीट, ठीक है, प्लस वाली साइड के अंदर। और ये जो है इसका अपन एग्जांपल देखेंगे, हीट देते वक्त, हीट आते वक्त इनको कैसे लिखा जाता है, आगे अपन को चैप्टर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये कुछ बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा क्या पता होना चाहिए, कि सर हम क्या कर सकते हैं, जैसे Mg है, Mg सॉलिड में, लिक्विड में या गैस के अंदर है। हम जो शॉप से लेकर आए थे सॉलिड में लेकर आए थे, तो हम क्या करेंगे, ये जो Mg लिखा हुआ है इसके आगे ब्रैकेट में छोटा सा क्या लिख देंगे, एस दिखाएगा सॉलिड है, फिर क्या लिखेंगे, प्लस O2 क्या है आपके यहाँ पे, तो इसको G लिख देंगे, एरो बना के MgO जो एच थी, जो राख बनी, जो एच गिरी नीचे, वो भी क्या थी, सॉलिड, लिक्विड या गैस, सॉलिड, तो इसको ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, एस। लिक्विड होती तो एल, गैस हो गई तो जी, ठीक है। गाढ़ा कोई सॉल्यूशन हुआ, गाढ़ा सा,
जो मुझे लिक्विड भी नहीं लग रहा, जो मुझे सॉलिड भी नहीं लग रहा इतना तो उसके आगे लिख देते हैं अपन AQ। AQ का मीनिंग क्या होता है? एक्वस। अभी इसको देखेंगे आगे। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज की कितनी तरह के स्टेट बता सकते हैं? 4 तरह की स्टेट बता सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं। देखो अब इसके अंदर तो ये बेसिक बातें थी केमिकल इक्वेशंस की। रिएक्शन पढ़ी अपन ने, रिएक्शन किस तरह की होती है। फिर अपन ने इक्वेशन को समझा कि इक्वेशन लिखना क्यों जरूरी है। इक्वेशन लिखने से हमें फायदा हो जाता है कि सर जो बड़ी बड़ी बातें हैं उनको हम शॉर्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं सिर्फ इतना से लिख दूंगा तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि MgO2 लिया था और उसको रिएक्ट करा दिया, है ना। इनको लिख सकते हैं अपन। लेकिन अब सेकंड जो चैप्टर का सेकंड पार्ट है, जो मेन पार्ट है, वो ये है कि केमिकल, ये देखो केमिकल इक्वेशंस अपन ने पढ़ी ली सारी, इनमें किसका मीनिंग क्या होता है, सारी चीजें देख ली। इनको आप वैसे ही पढ़ लेना। ये एक और इसमें वो एग्जांपल दे रखा है केमिकल इक्वेशन का कि हमने क्या करा, हमने लिया H2SO4। H2SO4 क्या होता है आपका? सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये कह रहा है हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया और उसके अंदर किसके टुकड़े डाल दिए? छोटे छोटे जिंक के। किसके टुकड़े डाल दिए? जिंक के टुकड़े डाल दिए। किस में डाले? सल्फ्यूरिक, है ना। ये रिएक्शन, ये एक्टिविटी भी याद रखना। हमने क्या करा, एक बीकर लिया, बीकर के अंदर क्या भर दिया? H2SO, इसके अंदर भर दिया। अब H2SO4 के अंदर छोटे छोटे किसके टुकड़े डाल दिए अपन ने? जिंक के डाल दिए। जैसे इसके अंदर आपने जिंक डाला तो जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट करा, और क्या रिएक्ट करा कि सर जिंक जो है वो H2SO4 से रिएक्ट करा, उसने H2 को उसकी जगह से हटा दिया और खुद उसकी जगह आके बैठ गया। तो क्या बन गया? ZnSO4 और H2 अलग चला गया। तो ये इक्वेशन हमको दिखाती है, क्या बताती है हमें कि कोई अगर मेटल, कोई अगर एसिड से रिएक्ट करता है तो वहां पे गैस रिलीज करता है, कौन सी? H2 रिलीज करता है। हालांकि अब जैसे मेटल वर्ड आ गया तो कौन से चैप्टर की चली गई, कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे अपन? थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। H2SO4 आ गया तो सेम रिएक्शन को अपन कौन से चैप्टर में पढ़ सकते हैं, क्योंकि सेकंड है एसिड बेस सॉल्ट, ठीक है। थर्ड वाले चैप्टर में मैटर वाले, उसमें मैटर वाले में पढ़ लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे अपन सिर्फ इसकी क्या देख रहे हैं? एक्टिविटी देख रहे हैं, एक्टिविटी 1.2। ध्यान रहेगा आपको, क्या ध्यान रहेगा कि जिंक को जब भी किससे रिएक्ट कराया आपने? H2SO4 ने, तो हुआ क्या, उस बीकर के अंदर से बबल्स निकलने लगे। वो बबल्स जो थे हमको पता है सर वो कौन सी गैस के होंगे, तो हमने क्या करा, उन बबल्स को ट्रैप करा। जैसे मान लीजिए बबल्स निकल रहे हैं तो मैंने इस तरह का इसको बना दिया। अब ये जो गैस निकलेगी यहाँ से निकलेगी ऊपर से, बिल्कुल ऊपर से जब गैस निकलने लगी तो मैंने यहाँ पे माचिस लगा दी जला के। जैसे माचिस लगाई यहाँ पे जलती हुई, तो यहाँ पे कैसा साउंड क्रिएट होने लगा? पॉप साउंड क्रिएट होने लगा। यहाँ पे पॉप साउंड ने बताया कि ये जो गैस रिलीज हो रही है ये कौन सी गैस है? H2 गैस है। देखो हर की जो गैस होती है उनकी सबकी अपनी अपनी पहचान होती है, ठीक है, कि कौन सी गैस जो होती है उसमें किस तरह की स्मेल आती है, या कौन सी गैस जो होती है वो क्या करती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कभी भी अगर कहीं से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो वो जो माचिस होती है उसको बुझा देती है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का और भी एक तरीका है जिसको अपन सेकंड और थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे कि उसको कैसे चेक करा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को स्लेग लाइन वगैरह वाले में वहां पढ़ते हैं उसको। लेकिन अभी अपन सिर्फ किसका देख रहे हैं यहाँ पे? आप हाइड्रोजन का याद रखो। अभी तक अपन हाइड्रोजन का देखा, और हाइड्रोजन में क्या सीखते हैं कि हाइड्रोजन गैस जब भी निकल रही होती है तो जब आप वहां पे माचिस लगाते हैं जलती, जल है ना, तो उसमें कैसा साउंड प्रोड्यूस होगा? पॉप साउंड। बस इतना सा ध्यान रखो। कर लोगे रिएक्शन एक्टिविटी 1.2? आगे देखो इसके अंदर अगला टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन जो होती है वो कितने तरह की होती है। तो केमिकल रिएक्शन, है ना। तो इस चैप्टर का अगला पार्ट स्टार्ट हो रहा है। मैंने बताया 2 पार्ट में चैप्टर है, एक में तो आप इक्वेशंस देखते हो, फिर एक में आप क्या देखते हो? रिएक्शंस। इक्वेशन हमने समझ ली अभी अभी कि इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, क्या तरीका होता है, क्या नहीं होता। लेकिन अब अपन क्या देखने वाले हैं? केमिकल, क्या देखेंगे? केमिकल रिएक्शंस, की केमिकल रिएक्शंस किस तरह की होती है। तो केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले हम कौन सी केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब क्या कह रहा है, केमिकल रिएक्शन अलग अलग तरह की हो सकती है ना। आपके यहाँ पे 5-6 तरह की रिएक्शंस दे रखी है, उनको याद करना है, बस वही दे रखी है, वो सफिशिएंट है आपके। पहली कौन सी दे रखी है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से पता लग रही है कि यहाँ पे क्या होता है, जो इधर वाली साइड है जिसे हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट वाली साइड,
तो सर रिएक्टेंट वाली साइड जो है उसमें कॉम्बिनेशन होता होगा, और प्रोडक्ट वाली साइड में सिर्फ क्या फॉर्म होती होगी, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता होगा। ठीक है सर, रिएक्टेंट वाली साइड में ए बी सी कुछ भी चीजें हो, पर आपको प्रोडक्ट वाली साइड में क्या मिलेंगे, सब कुछ साथ में मिलेगा, एक साथ मिलेगा। इधर मतलब एक ही चीज मिलेगी, इधर कितनी मिल सकती है, 2 3 4। ऐसी रिएक्शन को अपन कौन सी रिएक्शन कहते हैं? सिंपल है ये, एग्जांपल लिख देना, जैसे Mg प्लस O2 अभी अभी पढ़ा था हमने, MgO बना था, CaO प्लस H2O क्या देता है यहाँ पे, है ना। CaO को अपन क्या कहते हैं, क्विकलाइम। CaO को अपन क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम कहते हैं। इसको ध्यान रखना, इसको हम क्या कहते हैं, स्लैग्ड लाइम। CaOH2 को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं क्विक लाइम, और कैल्शियम कार्बोनेट को अपन कहते हैं लाइम स्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, लाइम स्टोन। तीनों के नाम में लाइम आ रहा है, तो ध्यान रखना है, तीनों के नाम में कभी कंफ्यूज मत होना। और मैंने बताया भी था उस समय याद करने का तरीका, क्विक लाइम में नाम में क्विक आ रहा है, क्विक मतलब सबसे जल्दी जो लिखने में आएगा, जो सबसे जल्दी आप किसको लिख सकते हो, CaO को। लाइमस्टोन को ऐसे याद रखा जाता है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट की जो हमारे घरों में जो मार्बल आता है, जो स्टोन आते हैं ना मार्बल स्टोन, वो सारे कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं, CaCO3 के। तो वो वैसे याद रखो, और बच गया वो क्या बन जाएगा आपका, स्लैग लाइम बन जाएगा। क्यों याद रखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपके क्या करेगा, कभी कभार वो सिर्फ नाम देगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्विक लाइम को किससे रिएक्ट करा रहे हैं, वाटर से। तो बताओ क्या प्रोड्यूस होगा। अब तुम्हें यही नहीं पता क्विक लाइम क्या होता है, तो फिर कुछ ही प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। लेकिन पता होगा क्विक लाइम क्या है, तो फिर ये रिएक्शन याद आ जाएगी, याद रहेगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आ गई समझ में, लिख दोगे इसके बारे में। अगले देखो कौन सी रिएक्शन दे रखी है आपको, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज होना, डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, टूट जाना। टूटने का मीनिंग हो गया कि सर अब क्या होगा, उल्टा हो गया कि जो रिएक्टेंट वाली साइड है वहां पे सिर्फ कितना सब्सटेंस मिलेगा, लेकिन आपको जो प्रोडक्ट वाली साइड है वहां पे 2 भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, मतलब 2 या 2 से ज्यादा आपको क्या मिल सकते हैं, प्रोडक्ट मिल सकते हैं। तो एक सिंगल रिएक्टेंट जो होता है वो क्या करता है, डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। कितने पार्ट्स के अंदर, 2 या 2 से ज्यादा वाले पार्ट में, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, तो उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब होता क्या है, कोई भी चीज रखी रखी कभी अपने आप नहीं टूट सकती। मान लो कोई मेरे पास केमिकल रखा है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ CaCO3 रखा है मेरे पास, तो कैल्शियम कार्बोनेट, क्या रखा रखा अपने आप टूट जाएगा, सर नहीं टूटेगा। क्यों टूटेगा अपने आप, मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर इसको तोड़ना है तो उसके साथ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको क्या प्रोवाइड करानी पड़ेगी, हीट प्रोवाइड करानी पड़ेगी। या अब मैं कहता हूँ चलो हीट मत कहो, अभी आप इसको बेसिक इसका नाम क्या दो, कि सर आपको उसको अगर छेड़छाड़ करनी है तो उसको क्या देनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप किसी चीज में एनर्जी देते हो तो वो सारी चीजें क्या होने लग जाती है, टूटना स्टार्ट हो जाती है ना। आपने इसको क्या देनी स्टार्ट कर दी, एनर्जी। अब सर एनर्जी जो होती है ना, आप 3 फॉर्म्स में एनर्जी को दे सकते हो। एक तो फॉर्म होती है हीट वाली, एक हो सकती है आप किस फॉर्म में दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, और एक दे सकते हो आप सनलाइट के थ्रू। ठीक है सर, आप 3 तरह से क्या दे सकते हो उसको, एनर्जी दे सकते हो, हीट, इलेक्ट्रिसिटी और। तो मैंने सबसे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा कि सर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ना, ये 3 तरीके से हो सकती है, हीट वाली, इलेक्ट्रिसिटी वाली और। तो मैंने कहा जो हीट के थ्रू कराओगे उसे कौन सी वाली कहोगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन बाय हीटिंग। जहां पे आपने जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दी तो वो काई में टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में क्या निकल गया, CO2। ठीक है, और इसके अलावा क्या दे रखा है यहाँ पे, PbNO3 का होल ट्वाइस, तो क्या बन गया, PbO प्लस NO2 प्लस O2। तो इनमें जो याद रहे वो याद कर लेना, जैसे पहली वाली इजी है तो इसको याद कर लेना, जरूरी नहीं आप इसको भी याद करें। ठीक है, वो कर लेना काफी है। अब देखो इसकी एक्टिविटी दे रखी है, देखो इसकी एक्टिविटी में क्या बता रखा है, ग्रीन क्रिस्टल्स। इसने क्या करा यहाँ पे, किसको लिया, FeSO4 को। ठीक है,
फेरस सल्फेट को लिया, फेरस सल्फेट को लेकर क्या कर रहा है, उसे हीट करा, तो क्या बन गया, फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये यहाँ पे हमको बन गए। ठीक है, हुआ क्या सर, एक सिंगल चीज थी उसको हीट करा तो डिकम्पोज हो गया, कितने पार्ट में डिकम्पोज हो गया ये, 3 पार्ट के अंदर। ग्रीन क्रिस्टल लूज वाटर, व्हाइट ब्राउन ब्लैक रेजिड्यू स्मेल ऑफ। अब होता क्या है इसके अंदर, जो SO2 है और SO3 है, ये दोनों तो गैस है, तो जब मैं FeSO4 को गर्म करूंगा तो वहां से क्या निकलेंगी, गैस निकलेगी। सर कौन कौन सी गैस निकलेगी, SO2 और, मुझे पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन हो चुकी है, ये चल रही है, आपको पता लगेगा किसकी स्मेल से, SO2 की स्मेल से। SO2 की क्या स्पेशल स्मेल होती है, जब आप उसको स्मेल करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि SO2 यहाँ पे क्या होती चली जा रही है, रिलीज होती चली जा रही है। तो SO2 का हमको ऐसे पता लगता है। जैसे सेम रिएक्शन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम किसको, लेड नाइट्रेट को लिया हमने, पीवी मतलब लेड और NO3 ये नाइट्रेट हो गया, तो लेड नाइट्रेट को हमने क्या करा, यहाँ पे हीट करा, तो क्या बन गया, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अब क्या होगा सर, पता क्या चलेगा कि रिएक्शन हो रही है, तो मैं कहूंगा मेन तो किससे पता लगेगा, यहाँ पे गैस से, कि जो गैस रिलीज होगी उसकी स्मेल करो। लेकिन आप कहोगे सर ऑक्सीजन में तो कोई स्मेल आने वाली है नहीं, नहीं आएगी। सर NO2 में कैसी स्मेल आएगी, तो NO2 में स्मेल नहीं आती। NO2 जो होती है वो कैसे कलर की फ्यूम्स होती है, ब्राउन कलर की फ्यूम्स होती है, मतलब जो गैस निकल रही होगी वो कैसे कलर की निकलेगी, ब्राउन कलर की गैस निकलेगी। ठीक है, तो उससे हमको पता लग जाएगा सर कौन सी गैस रिलीज हो रही है, NO2 रिलीज हो रही है। ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड की स्मेल आती है, इसका कलर नहीं आता, इसमें स्मेल आती है, थोड़ी पंजेंट स्मेल आती है, अजीब स्मेल आती है थोड़ी सी, है ना, तो उससे पता लग जाता है। आगे इस दोनों रिएक्शन समझ में, किसके थ्रू हो रही है ये, थर्मल, मतलब आप इसको क्या प्रोवाइड करा रहे हो, यहाँ पे हीट प्रोवाइड करा रहे हो। लेकिन जब आप क्या प्रोवाइड करा दो, इलेक्ट्रिसिटी, तो आप उसको कौन सी रिएक्शन कहोगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे आपने क्या लिया, H2O वाटर लिया, वाटर को क्या प्रोवाइड कराई, तो वहां पे क्या निकल गया, हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन क्या हो गया, किसकी हेल्प से करा आपने ये, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। अब इसकी देखो क्या दे रखी है आपको, एक्टिविटी, ये बुक में भी दे रखी है एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में आप क्या देखते हो कि सर गैस एट कैथोड इज हाइड्रोजन, एनोड पे ऑक्सीजन, H2 का वॉल्यूम डबल ऑफ O2, क्या चीज है ये सारी, है ना। तो इस वाली एक्टिविटी को आप बुक से देखना, बुक में डायग्राम बना हुआ है, किस तरह का डायग्राम बना हुआ है कि सर आप जब बुक में देखोगे तो एक क्या बना हुआ है, वहां पे बीकर है। ठीक है, रिएक्शन में हमको करवाना क्या है, जो वाटर है उसको क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा के तोड़ना है पानी को, कहीं कहीं में हाइड्रोजन में, और तो मैंने कहा इसके अंदर पानी भरा हुआ है, क्या है इसके अंदर, H2O। हमने क्या करा, इसमें 2 रॉड लगा दी, और रॉड पे क्या लगा दिया, एक बैटरी लगा दी, जिसमें एक तरफ प्लस है और एक तरफ क्या है, प्लस वाला जो होगा उसको तो हम क्या कहेंगे, रॉड को एनोड कहेंगे, और जो नेगेटिव वाली उसको क्या कहेंगे। आ रही बात यहां तक समझ में। अब क्या हुआ, आपने यहां पर उल्टे ग्लास रख दिए, हाँ ऐसे ग्लास रख दो उल्टे करके, ठीक है, इससे क्या होगा, और यहां तक मानो पानी का लेवल भरा हुआ है इसमें, ग्लास में तो पानी भर जाएगा, इस तरह पानी भरा हुआ है। अब हुआ क्या, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करा, ऑन करते ही क्या होगा सर, H2O जो है ना, ये H2O ये टूटेंगे अब, काई में टूटेगा, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। लेकिन वहां तो चलो बैलेंस करी हुई, लेकिन अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो कैसे तोड़ूंगा सर, H2 निकलेगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, अलग। मतलब जब मैं एक पानी का मॉलिक्यूल तोड़ूंगा तो उसमें हाइड्रोजन कितनी मिलेगी मुझे, और ऑक्सीजन कितनी मिलेगी, सर दोनों गैस है, ठीक है। ऑक्सीजन जो होता है उसके ऊपर काई का साइन रहता है, और हाइड्रोजन पे काई का साइन रहता है। मतलब अगर मैं तो इसको हालांकि H2 लिख दिया, H2 नहीं लिखना चाहिए मुझे, इसको लिख देते हैं अपन 2H प्लस, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं हमको, 2, और ऑक्सीजन क्या है, अकेला। ऑक्सीजन पे सर माइनस का 2 रहता है, और हाइड्रोजन पे कहीं का रहता है, प्लस का। मैं कह रहा हूं हाइड्रोजन अगर प्लस है तो इस सेटअप के अंदर वो प्लस वाली साइड पे जाना पसंद करेगा, माइनस वाली साइड पे,
अगर हाइड्रोजन खुद कहीं का है प्लस का, तो उसको अट्रैक्ट कौन करेगा? माइनस वाला। तो हाइड्रोजन गैस सर इधर बढ़ने लग जाएगी, इसके अंदर भरेगी इसके अंदर, और ऑक्सीजन वाली किधर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी? इधर वाले ग्लास के अंदर। तो इधर वाले ग्लास में हाइड्रोजन गैस भरेगी, उधर वाले में ऑक्सीजन भरेगी। पर सर हो रहा क्या है, जब एक वाटर का मॉलिक्यूल टूट रहा है तो उसमें दो हाइड्रोजन निकल रही है और ऑक्सीजन से कितनी निकल रही है? मतलब जब तक आप इस प्रोसेस को जब जब करोगे, जितना करोगे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, समझ रहे हैं इस बात को? देखो, अगर मैं कह रहा हूं पानी का लेवल यहां तक है, दिख रहा है कि आपको ये समझ में आ रहा है? मैंने कह दिया इस वाले, ये पानी का लेवल यहां तक था, लेकिन जब आप हाइड्रोजन वाले में देख रहे हो ना, तो पानी का लेवल किधर की तरफ है? थोड़ा नीचे की तरफ है। अरे मैं कह रहा हूँ पानी का लेवल देखो यहां तक है ऐसे। अब आ गया समझ में? क्या समझ में आया? कि सर पानी का लेवल जो था वो कहां तक था? इतना था। लेकिन हुआ क्या, ऑक्सीजन वाले में इतनी जगह खाली पड़ी है। ये खाली जगह एक्चुअली में वैसे खाली नहीं पड़ी, इसके अंदर कौन सी गैस भरी हुई है? यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है। अगर ऑक्सीजन गैस वहां पे प्रेजेंट है तो क्या वहां पे पानी भर पाएगा क्या? नहीं। तो सर यहाँ पर इस वाली जगह में कौन सी गैस प्रेजेंट है? लेकिन अगर ऑक्सीजन इतनी प्रेजेंट है ना, तो जब आप हाइड्रोजन वाली में देखोगे, तो वहां जैसे आपको यहाँ पे इतनी गैस मिलती है, तो हाइड्रोजन वाली में जस्ट उसकी कितनी मिलेगी आपको? डबल। क्यों डबल मिलेगी? क्योंकि हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल, जब आप एक वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ते हो तो वहां पे कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल निकलते हैं? दो। वो सॉरी, हाइड्रोजन कितने एटम निकलते हैं? दो। और ऑक्सीजन कितना एटम निकलता है? सिर्फ। जिसकी वजह से ऑक्सीजन जितनी जगह रोकेगी, उसकी जस्ट डबल कौन रोकने वाली है फिर वहां पे? हाइड्रोजन। ठीक है। तो देखो यहाँ पे कह रहा है हाइड्रोजन वॉल्यूम डबल ऑफ O2, कि हाइड्रोजन जो है वो डबल जगह रोकेगा एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन दिखाती है कि आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकते हो? ब्रेक डाउन कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, डिसोसिएट कर सकते हो, डिकम्पोज कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद अगली कौन सी रिएक्शन दे रखी है आपको? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोकेमिकल नाम में पता लग रहा है, फोटो का मतलब होता है सनलाइट की हेल्प से। अब सनलाइट की हेल्प से अगर आप रिएक्शन करा रहे हो, तो जैसे आपने क्या करा, सिल्वर ब्रोमाइड को लिया, सिल्वर ब्रोमाइड पे क्या डाली आपने? तो सिल्वर अलग हो गया, ब्रोमीन अलग हो गया। तो बस ये सिंपल सी रिएक्शन है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज में आता है सिल्वर ब्रोम। और इसके अंदर क्या लिखोगे, बता देना इसको कि भाई हमने क्या करा। जैसे AgBr को लिया था, AgCl भी होगा ना इसमें साथ में, वो बुक में मिल जाएगा आपको। बुक में AgCl मिलेगा, सिल्वर क्लोराइड। तो ये कहेगा हमने क्या करा, एक चाइना डिश की प्लेट ली। चाइना डिश की प्लेट क्या होती है, कि जिस प्लेट में वो चाय वाय पीते हैं, वो जो होटल्स वगैरह पे मिलती है, उसको चाइना डिश की प्लेट कहते हैं। तो हमने क्या करा, उसमें क्या लिया, AgCl, सिल्वर क्लोराइड। और सिल्वर क्लोराइड को हमने कहाँ रख दिया? सनलाइट में। जैसे उसमें सनलाइट गिरी, तो वहां पे क्या हुआ, सिल्वर अलग हो गया, और क्लोरीन क्या हो गया, उड़ गया, क्योंकि क्लोरीन तो उड़ जाती गैस है। तो क्लोरीन तो उड़ गया और सिल्वर बच जाएगा वहां पे। दोनों चीजें अलग हो गई, मतलब दोनों चीजें क्या हो चुकी है, सेपरेट हो गई। सेपरेट हो गई, हम उसको कौन सी रिएक्शन कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन किसकी हेल्प से हो रही है वो, इसलिए उसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आ गई तीनों तरह की डिकम्पोजिशन समझ में? एग्जाम में आपसे कोई से ही पूछ लेगा वो। देखो अगली रिएक्शन, अगली रिएक्शन कौन सी दे रखी है आपको यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से बता रहा है कि डिस्प्लेस का मीनिंग क्या होता है? अपनी जगह को क्या कर देना, चेंज कर देना, डिस्प्लेस कर देना। डिस्प्लेस मतलब खुद उसकी जगह जाके बैठ जाना और उसको अपनी जगह से हटा देना। जैसे आप देखो इसमें रिएक्शन में क्या हो रही है, सिंपल सी चीज, कि जो आयरन है उसने क्या करा, यहाँ पे Cu की जगह जाके बैठ गया, और Cu को उसकी जगह से क्या कर दिया, और खुद उसकी जगह जाके बैठ गया। खुद उसकी जगह जाके बैठा तो उसने क्या बना दिया, FeSO4, और Cu अलग हो गया। ऐसे नीचे हो रहा है, जिंक ने भी क्या करा, CuSO4 को उसकी जगह से भगा दिया और क्या बना दिया, और Cu निकल गया, यहां से अलग हो गया। तो क्या हो रहा है, जिंक जा रहा है और Cu को उसकी जगह से क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, हटा रहा है। इसलिए यहाँ पे डिस्प्लेस को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट
लेकिन सर ये डिस्प्लेस क्यों हो रहा है, क्यों बक के जा रहा है, ये मना क्यों नहीं कर रहा कि मैं तो नहीं जाऊंगा, ये क्यों जिंक के आते ही वहां से हट के चला जाता है। या अगर सर ऐसा हो जाए मान लो कभी कि ZnSO4 जो था ये खुद बैठा था और अब इसके पास Cu आ जाए और वो कहे कि अब तू हट जाए यहाँ से, तो क्या जिंक हट के और क्या बना लेगा यहाँ पे, और क्या रह जाएगा, क्या ये हो पाएगा क्या सर, तो ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके लिए हमको क्या समझ में आनी चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज हमको याद होनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज क्या सिखाती है कि इस सीरीज के अंदर जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे तो जो रिएक्टिविटी होगी वो क्या करती चली जाएगी, डिक्रीज। क्या करेगी कि जैसे आप इसमें नीचे आते चले जाओगे रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब सर जो पोटेशियम इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है सबसे, सोडियम की उससे क्या है कम, कैल्शियम की उससे कम, मैग्नीशियम की उससे कम, ऐसे करते करते फिर सिल्वर की, फिर गोल्ड, प्लेटिनम की तो सर बहुत कम है। अब ये सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम इतने नीचे आते हैं जो कि बताते हैं हमारी तो रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, कि हम तो रिएक्ट ही नहीं करते यूं मान लो। इसलिए हम क्या करते हैं, सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम को पहन लेते हैं। ठीक है, क्यों पहन लेते हैं, क्योंकि ज्यादा रिएक्ट। लेकिन अगर आप ये कॉपर ये जैसे ये बाकी चीजें अगर पहनने की कोशिश करोगे तो ये तो क्या करती है, रिएक्ट करती है, तो आपकी बॉडी पे क्या कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन इस रिएक्टिविटी से एक चीज सीखने को मिली कि सर ये देखो ये रहा जिंक और ये रहा कॉपर, कौन ऊपर आ रहा है, तो मतलब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक जब हमने यहाँ देखा तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव था, इसकी वजह से इसने किसको रिमूव कर दिया यहाँ पे, कि कॉपर कम रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर उसकी वजह से हट गया। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा जस्ट आपसे पूछ रहा हूँ कि जिंक ZnSO4 में से क्या जिंक हट सकता है कॉपर के थ्रू, तो सर जिंक तो ज्यादा रिएक्टिव है, वो कभी नहीं हट सकता कॉपर से। हाँ अगर वहां पे कौन आ जाए, एल्यूमिनियम आ जाए यहाँ पे, तो एल्यूमिनियम किसको हटा देगा, जिंक को हटा देगा फिर, है ना, और फिर यहाँ पे कुछ एल्यूमिनियम का जो भी है कंपाउंड देखने को मिल जाएगा। तो हमेशा क्या होता है, आप इसकी रिएक्शन में लिखते हो, इसमें लिखते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, द मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट टू फॉर्म ए कंपाउंड, एंड दैट रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लेना। इन केस ऐसा हो सकता है एग्जाम में कोई इस तरह की रिएक्शन दे दे आपको और आपसे पूछे क्या बनेगा, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या वो रिएक्शन एक्चुअल में होगी भी या नहीं होगी। अगर नहीं हो रही है ना तो उसके आगे क्या लिख देना, नो रिएक्शन। और तुमको लग रहा है नहीं सर हो सकती है क्योंकि ज्यादा वाला कम को डिस्प्लेस कर देगा, तो फिर रिएक्शन बता देना उसको, है ना। लेकिन रिएक्टिविटी सीरीज याद करना थोड़ी सी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या दे रखा है आपको, ए रिएक्शन इन विच द एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द टू कंपाउंड टेक प्लेस टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। यहाँ पे क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब जो भी आपके एलिमेंट्स हैं एक उसकी जगह जाकर बैठ जाएगा और दूसरा इधर की तरफ आ जाएगा। वरना डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या देखा था, सिर्फ एक जो होता है वही दूसरी जगह जाकर क्या होता है, बैठता है और उसको अपनी जगह से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये इधर जाएगा तो इधर वाला इधर की तरफ आ जाएगा। देखो किस तरह से होती है रिएक्शन ये। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो आयंस होते हैं ब्रेक डाउन होते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो PbNO3 है, Pb जो होगा ये +2 में डिसोसिएट होगा और NO3 जो होगा वो माइनस में डिसोसिएट होगा। ठीक है, NO3 पे क्या साइन आएगा, माइनस का, और Pb पे क्या आएगा, प्लस का। और जो Ki है इसमें K पे आएगा किसका साइन, प्लस का, और I पर किसका आएगा, माइनस का। अब डिसोसिएशन में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा। Pb+2 किसके साथ में चल जाएगा, इधर वाले माइनस के साथ में, तो Pb+2 तो आ गया I के साथ में, क्या बना लिया इसने, PbI2। और जो NO3 माइनस वाला है ये किसके साथ में आ जाएगा, K प्लस के साथ में, और क्या बना लेगा, KNO3, क्या बना लेगा। तो ये वाला चला गया इसके साथ और ये आ गया इसके साथ में। तो इन्होंने क्या करा है, अपने अपने आयंस को क्या कर लिया है, एक्सचेंज कर लिया है। ऐसी वाली रिएक्शन को अपन कौन सी रिएक्शन कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे जो आयंस होते हैं वो डिसोसिएट होते हैं। ठीक है, अगला देखो टॉपिक किसके बारे में दे रखा है आपको, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब भी आता है तो आपको ध्यान होना चाहिए एक छोटी सी बात, कि ऑक्सीडेशन जो होती है और एक होती है रिडक्शन, ये दो तरह की रिएक्शन होती है, एक तो होती है ऑक्सीडेशन और एक कौन सी होती है,
ऑक्सीडेशन जो होती है वहां पे हमको उस रिएक्शन में देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल। ऐसी कोई सी भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो तो हम कहते हैं उसको ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसी कोई सी भी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन हट रहा हो उसको भी अपन कौन सी रिएक्शन कहते हैं, ऑक्सीडेशन। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट, कि अगर माप से कौन निकल रहा हो, ऑक्सीजन अगर निकल रहा हो या कौन ऐड हो रहा हो, तो इसको अपन कौन सी रिएक्शन कहते हैं, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन की जस्ट अपोजिट होती है रिडक्शन। तो आप सिर्फ एक ही याद कर लेते हैं इसमें कि हमने ऑक्सीडेशन याद है, हमें ऑक्सीजन ऐड होगा और हाइड्रोजन क्या होगा यहाँ पे, रिमूव होगा। और अगर किसी रिएक्शन में दोनों चीजें एक साथ देखने को मिल जाए कि सर यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, ऐसी रिएक्शन को अपन कौन सी रिएक्शन कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं किस तरह से हमको देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल हमने ये रिएक्शन ले ली, क्या रिएक्शन ले ली हमने, CuO प्लस H2 क्या दे रहा है आपको, Cu प्लस। तो जब इस रिएक्शन को देखते हैं तो हमें क्या पता लग रहा है, मैं यहाँ पे पूछूं कि बताओ इस रिएक्शन में किसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तुम कहोगे सर CuO जो था आगे जाके मुझे दिख रहा है वो क्या रह गया सिर्फ, मतलब सर इसका ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से हट गया। जब ऑक्सीजन हट जाता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं नहीं कहते। लेकिन सर हम देख रहे हैं हाइड्रोजन जो था उसके पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन आगे जाके उसको क्या मिल गया, इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, उसको अपन कौन सी कहते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं उसे। तो सर इस वाली रिएक्शन में मुझे रिडक्शन भी देखने को मिल रहा है और ऑक्सीडेशन भी देखने को मिल रहा है, इसलिए हम इस रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन कहेंगे, रेडॉक्स। आया नहीं आया समझ में। ये तो बेसिक सी बात है, बस आपको इस तरह चेक करना है कि इधर वाली जो चीज है उसका आगे जाकर क्या हुआ। अगर दिख जाए ऑक्सीजन हट रही है तब तो क्या हो जाएगी, रिडक्शन। और दिख जाए अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो क्या हो जाता है फिर वो, ऑक्सीडेशन। लेकिन हमें इसमें एक और चीज समझनी होती है, उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और देखो एजेंट कौन होता है, एजेंट वो खुद एक इस तरह की चीज है, वो खुद एजेंट का काम कर रहा है। और उस एजेंट की वजह से, जैसे मैं कहूँ कि मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूँ, मतलब मैं एक ऐसा एजेंट हूँ जो और चीजों को क्या कर देता हूँ, ऑक्सीडाइज कर देता हूँ। लेकिन अगर मैं किसी को ऑक्सीडाइज करूंगा तो मतलब मैं उसको क्या प्रोवाइड करा रहा हूँ, तभी तो वो ऑक्सीडाइज होगा। और अगर मैं अपनी ऑक्सीजन उसको दे दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो गया। अब मैं पूछूं तुमसे, जैसे यहाँ पे CuO जो था और H2 जो है, मैंने कहा इन दोनों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, CuO और H2 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। सर एजेंट तो वो होगा जिसके खुद के पास क्या देखने को मिलेगी, लेकिन बाद में उसके पास ऑक्सीजन। तो यहाँ पे CuO के पास ऑक्सीजन है तो किसका किसकी तरह काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, सर ये वो एजेंट है जो किसी से क्या छीन लेता है, उसकी ऑक्सीजन। अगर रिड्यूसिंग एजेंट कह रहा हूं तो एक ऐसा एजेंट है जो किसी चीज को क्या कर देता है, रिड्यूस करवा देता है। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे किसको रिड्यूस करवा रहा है, CuO को, उससे क्या छीनकर उसकी, तो हाइड्रोजन इसकी ऑक्सीजन छीन ली। इसलिए मैंने कहा हाइड्रोजन जो है वो कैसा एजेंट है। और कॉपर कह रहा है मैंने अपनी ऑक्सीजन उसको दे दी, मैं बांट रहा हूँ ऑक्सीजन, तो वो कौन सा एजेंट हो गया यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आगे डिफरेंस समझ में दोनों में। तो ध्यान रखना ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट अलग है। अगला टॉपिक इसके बारे में दे रखा है आपको, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। ये जो ऑक्सीडेशन होता है डेली लाइफ में हमारे क्या इफेक्ट करता है, डेली लाइफ में इसलिए इफेक्ट करता है क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में दो गैसेज जो है वो बहुत सारे अमाउंट में, एक तो नाइट्रोजन होती है और एक कौन सी होती है, नाइट्रोजन इतनी रिएक्टिव नहीं होती जितनी कौन सी रिएक्टिव होती है। इसलिए हम देखते हैं कि ज्यादातर जितनी भी चीजें होती है जो हमारे यहाँ पे सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है वो किससे रिएक्ट कर जाती है। अब मैं कहूंगा अगर कोई ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और ऑक्सीजन ले लेगा तो उसे हम कौन सी रिएक्शन कहेंगे, अगर कोई ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीजन ले रहा है तो उसे हम कौन सी रिएक्शन कहेंगे, ऑक्सीडेशन। इसलिए टॉपिक का नाम क्या आ गया, ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। कि हमको डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है, कहाँ देखने को मिलता है, सर दो जगहों पर देखने को मिलता है। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है किसी मेटल के साथ में, किसके साथ में, कि कोई मेटल ड्यू टू द एक्शन ऑफ एयर, एयर से तो उसने कौन सी गैस ले ली, ऑक्सीजन। लेकिन साथ में क्या ले लिया,
क्योंकि हमें पता है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर मॉइस्चर हमेशा प्रेजेंट रहता है, वाटर की वेपर्स हमेशा रहती है। एनवायरनमेंट में किसकी वेपर रहेंगी? वाटर की वेपर। और कौन सी गैस ले ली यहाँ पे? ऑक्सीजन, एयर से ऑक्सीजन ले ली, वाटर की वेपर ले ली। इन दोनों के साथ में जब भी कोई मेटल क्या कर जाता है, रिएक्ट करता है, तो रिएक्ट करने के बाद में जो भी आगे उसका सब्सटेंस बनता है उसे हम क्या कहते हैं कि इसके ऊपर तो हमको क्या देखने को मिल रहा है? कोरोजन देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? तो कोरोजन ये होता है, आपसे पूछे कोरोजन क्या होता है, तो जब भी कोई मेटल, कोई सा ही मेटल किससे रिएक्ट कर जाता है? एयर में पड़ी हुई ऑक्सीजन से और एयर में रखी हुई मॉइस्चर से, तो उसके ऊपर क्या लग जाती है? कोरोड, उस कोरोजन हो जाता है, हम कहते हैं ये कोरोड हो गया। ठीक है, रस्टिंग अलग होती है। जब ये कोरोजन वाला प्रोसेस स्पेशली किसके साथ में होता है, तब उसको रस्टिंग कह देते हैं फिर। और अगर किसी और मेटल के साथ में हो रहा है, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, तब उसको हम क्या कहते हैं फिर? कोरोजन कहते हैं। और अगर स्पेशली आयरन के साथ हो रहा है तो उससे क्या कहते हैं? रस्टिंग का मतलब होता है जंग लगना। ठीक है, और जंग वाला जो वर्ड होता है ना, अपन सिर्फ किसके लिए यूज में लेते हैं? आयरन के लिए। हम कभी जिंक एल्यूमिनियम के नहीं कहते कि इन पे जंग लग गई। देखो एग्जांपल दे भी रखा है, रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या हुआ? आयरन किससे रिएक्ट कर रहा है? देखो, ऑक्सीजन, एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से और एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर से, और इस तरह से उसने क्या बना लिया? एक कंपाउंड बनाया। लेकिन वो कंपाउंड जो है वो कैसा है? कोरोड है। कोरोड क्यों होता है? उसको कोरोजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो होता है, एक्चुअल जो आयरन होता है उसकी प्रॉपर्टीज को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। कौन सा चेंज आ गया यहाँ पे? केमिकल चेंज। इस केमिकल चेंज की वजह से, हाँ देखो इधर, इस केमिकल चेंज की वजह से क्या होता है? जो आयरन की ओरिजिनल प्रॉपर्टी होती है वो खत्म हो जाती है। वो जो हार्ड होता है वो हार्ड अब नहीं रहता, ना वो शाइनी रहता। अब वो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है? टूटना स्टार्ट हो जाता है, खराब होने स्टार्ट हो जाता है। इससे बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो? तो सर जैसे मान लो आयरन का कोई पीस है, मैं चाहता हूं कि आसपास की ऑक्सीजन वाटर से रिएक्ट ना करे, तो हम क्या कर सकते हैं? इसके ऊपर एक किस क्या चढ़ा दें? एक लेयर लगा दो आप, या तो इसको पॉलिथीन में रख लो। पर पॉलिथीन में रखने से तो क्या मतलब है? तो हम पॉलिथीन में रखते हैं, इसके ऊपर क्या लगा सकते हो? ऑयल की लेयर लगा दो, ग्रीस की लेयर लगा दो। अलॉइंग के अंदर आप किसकी, अलॉय में तो क्या होता है, आप इसके अंदर कुछ इस तरह का दूसरा मेटल मिक्स कर देते हो, ताकि वो जो मेटल होता है दूसरा वाला, वो इसको किससे बचा लेता है? ऑक्सीजन और वाटर की वेपर से। जैसे आप देखते हो सर, जो स्टील होता है, स्टेनलेस स्टील होता है, स्टेनलेस स्टील के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको? स्टेनलेस स्टील कहीं से बनता है? पर क्या उस पर कभी जंग लगती है? जो घर में बर्तन होते हैं, क्योंकि उसके वो किस प्रोसेस से तैयार होता है? उसमें आप दूसरा मेटल मिक्स कर देते हो जिसमें ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसको किससे बचा लेता है? रस्टिंग से बचा लेता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आप क्या करते हो? उसके ऊपर दूसरे किसी की लेयर चढ़ा देते हो, बार बार की तरफ, है ना? जैसे आप और इसमें एक देखते हो कौन सा, गैल्वेनाइजेशन में किसकी जिंक की। गैल्वेनाइजेशन में किसकी लेयर चढ़ाते हो? जिंक ऑक्साइड की लेयर चढ़ाते हो। एनोडाइजिंग जो होता है उसमें आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ाते हो। ठीक है, ये कौन से चैप्टर में दे रखा है आपको? थर्ड चैप्टर में, मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में दे रखा है, तो वहां देख लेंगे गैल्वेनाइजेशन एनोडाइजिंग जो प्रोसेस है कैसे होते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हो? उसके ऊपर पेंट कर सकते हो, जो कि सिंपल प्रोसेस है। अगला किसके बारे में बता रखा है? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है खाना जो होता है वो सड़ने लग जाता है, खराब होने लग जाता है, जो खाने लायक रहता नहीं है। क्यों नहीं रहता वो? क्योंकि जो खाना होता है उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं, फैट्स वगैरह, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो होते हैं, वो किससे रिएक्ट कर जाते हैं? आसपास की ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन से रिएक्ट करते ही वो क्या कर बना लेते हैं? वहां पे ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन जो होते ही वो जो खाना होता है वो क्या हो जाता है? खाने लायक नहीं रहता। अगर आप उसको खाते हो तो फिर आपकी क्या हो सकती है? फूड पॉइजनिंग वगैरह हो सकती है। तो आप क्या चाहते हो कि सर जो भी खाना बन जाए उसको हमको किससे बचाना है? जो भी हमने खाना तैयार करा है उसको किससे बचाना है? ऑक्सीजन से। अब ऑक्सीजन को खाने से कैसे बचा सकते हैं? सर या तो आप खाने को किस में पैक करो? एयर टाइट कंटेनर, ताकि उसमें हवा जा ही नहीं पाए। सेकंड, आप क्या कर सकते हो? उसको रेफ्रिजरेशन, मतलब उसको कहाँ पे डाल देते हो आप? फ्रिज के अंदर। लेकिन फ्रीज में क्या होता है? फ्रीज में तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी या नहीं होगी? अरे फ्रीज को आप बार बार ओपन बंद कर रहे हो तो ऑक्सीजन तो जा ही रही है उसमें, तो फ्रीज में खाना लंबा नहीं चलेगा। रेफ्रिजरेशन में तो आप मेनली खाने को किससे बचाते हो? बैक्टीरिया से। किससे बचाते हो? क्योंकि जब बिल्कुल कोल्ड एरिया होते हैं ना, तो वहां पे बैक्टीरिया कम पनपते हैं। बाकी फिर भी थोड़ा बहुत बचा लेगा ये भैया। अभी एक तो आप खाने को खुले में रखो, एक फ्रिज में रखो, चांसेस तो फ्रिज में ज्यादा है सर्वाइव करने के। इसके अलावा क्या यूज में ले सकते हो?
एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसी चीजें जो ऑक्सीजन से बचाती है, जैसे उसमें नमक ज्यादा डाल देते हैं तो ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, विनेगर डाल दो, ऑयल डाल दो, ठीक है। क्या आप इसमें कहते हो कि हम क्या कर सकते हैं, उसको किससे फिल कर सकते हैं, कौन सी गैस से? जैसे लेज वगैरह आते हैं, इस तरह की चीजें आती है। हाँ, तो चिप्स वगैरह के जो पैकेट होते हैं इनमें क्या करते हैं, ये कौन सी गैस भर के देते हैं हमको? क्योंकि नाइट्रोजन जो गैस होती है, मैंने बताया, जल्दी से किसी भी चीजों से रिएक्ट, तो ये आपका जो उसमें वेफर्स वगैरह होंगे इससे भी रिएक्ट, और आपके जो वेफर्स है वो 3-3 महीने तक क्या रहेंगे, सही रहेंगे, ठीक है। और या फिर चौथा प्रोसेस होता है वैक्यूम का। वैक्यूम में क्या करते हो, आप उसके अंदर से सारी हवा को ही क्या कर लेते हो, बाहर निकाल के फिर पैक कर देते हो, उसमें कुछ बचता ही नहीं अंदर, किससे रिएक्ट करेगा वो? जैसे डेट्स आते हैं ना, पिंड खजूर आते हैं, डेट्स, चिपका हुआ आता है बिल्कुल, देखना एक एक पैकेट आता है, वो इस वैक्यूम वाला आता है, इसलिए वो इतना सर्वाइव कर जाता है, उसमें जगह नहीं छोड़ता ऑक्सीडेशन के लिए। आ गया समझ में? चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, चलो जाओ, बाय बाय।